नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी शिक्षा पे आप सभी का स्वागत है। तो मैंने आपको बताया कि पहले इस चैनल का नाम ज्ञानधारा था। तो ज्ञानधारा नाम से यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल चलते हैं, ये आपको पता ही होगा जो यूट्यूब देखते हैं। तो मैंने इसको बाद में बदल कर के हिंदी शिक्षा कर दिया। तो पर्टिकुलर मैं हिंदी की ही टीचिंग इस पे करती हूँ। तो आप लोगों को जो ज़्यादातर जो हिंदी के पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो हिंदी व्याकरण तो सभी जितने भी आपके पेपर होते हैं, टेस्ट होते हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाएँ होती हैं उसमें पूछा जाता है। लेकिन जो ये सीरीज़ मैंने चलाई हुई है ये एलटी उत्तराखंड एलटी वालों के लिए है। तो उत्तराखंड एलटी के लिए मैंने इससे पहले मैंने बताया कि आपको कि मैंने सिलेबस वाइज़ नोट किया हुआ है हिंदी का और शिक्षण अभिरुचि से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं, तो उसका मैंने सिलेबस वाइज़ नोट किया हुआ है। तो उसका तो मैं एक-एक चैप्टर करके कराती हूँ। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले जो अपने दोस्तों को कहिए, दोस्तों अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो फिर मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी और हो सकता है कि पिछली वीडियो में कोई गलती हुई हो या मैं कोई जल्दी में बोलती हूँ, तो अब धीरे-धीरे उसमें सुधार होगा और अच्छी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। तो मैं अपने खुद के अनुभव से, अब जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया है, जो केवल पढ़ाते हैं, तो उनको तो इतना ज़्यादा इसका नॉलेज होता नहीं कि बच्चों के समझ में कैसे आता है और पेपर किस हिसाब से आएगा। मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊँगी और आपका अच्छे से टेस्ट पहले ही राउंड में क्लियर होगा, ये मैं आपको मेरी आशा है ऐसी। तो इससे पहले मैंने 2021 का पेपर आपको कराया हुआ है। तो 21 का पेपर जिन्होंने नहीं किया वो देख लें। और इसमें हिंदी साहित्य में मैं भक्ति काल तक मैंने बताया था, इसलिए पिछली वीडियो में मैंने जायसी तक आपको पढ़ा लिया है। और आज मैं 2018 का पेपर, एक बारी तो मैंने तीनों पेपर इकट्ठे कराए हुए हैं, 2014 का, 18 का और 21 का। फिर भी आपने लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी हो, देख लें एक बारी। और वीडियो लंबी जाती हैं तो आप लोग फिर उसको छोड़ देते हैं, इसलिए मैंने कहा कि एक-एक पेपर करके, एक पेपर के कुछ 30-30 क्वेश्चन करके मैं कराऊँगी। तो इसमें थोड़ा आपका भी मन लगा रहेगा और आपकी समझ में भी जल्दी से आएगा। तो आज ये 2018 का पेपर है, ये देख लो आप लोग, 18 का है, एलटी 2018 का, आप जा कर के देख लेना। तो सबसे पहले इसमें 30 क्वेश्चन आएंगे शिक्षण अभिरुचि से। किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे ये देख लो आप। इस प्रकार से क्वेश्चन, सामाजिक वातावरण में आयोजित किया जाने वाला एकनिष्ठ उद्देश्य पूर्ण क्रियाकलाप है। यह कथन शिक्षण विधि की किस अंतर्गत आता है? तो ये जो मैंने आंसर मिला शिक्षण विधि से या शिक्षण से सबसे ज़्यादा जो विधियां मैं अब आपको बताऊंगी, कितनी शिक्षण की विधियां हैं, तो उसका चैप्टर अभी चलेगा। तो आप अच्छे से फिर देख लेना उस वीडियो को। तो देखो, शिक्षण विधि से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यह सामाजिक वातावरण में आयोजित किया जाने वाला, समाज के बीच आयोजित किया जाने वाला एकनिष्ठ उद्देश्य पूर्वक क्रियाकलाप है। तो क्या है? तो ये प्रोजेक्ट विधि है। जो हम प्रोजेक्ट करते हैं ना, तो ये किस प्रकार से होगा। अगला है चिंता का वह स्तर जो छात्र को सीखने के लिए तैयार करता है। तो वो कौन सी चिंता होगी? चिंता न होना, अत्यधिक चिंता होना, या सामान्य चिंता होना, या अधिगम सीखने का चिंता से कोई संबंध नहीं होता। तो अधिगम का चिंता का वह स्तर जो सीखने के लिए, जब हम कोई चीज़ सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने या कुछ भी सीखना चाहते हैं, तो उसमें हमको चिंता होनी चाहिए। लेकिन कैसी चिंता होनी चाहिए? सामान्य चिंता। अब बहुत ज़्यादा चिंता होगी तो वो तो डिप्रेशन हो जाएगा। बहुत ज़्यादा चिंता भी नहीं होनी चाहिए और अधिगम में चिंता का कोई संबंध नहीं, ये भी गलत है। तो सामान्य चिंता, जब हम उसके बारे में क्या करेंगे? सामान्य चिंता। तो ये मैं डिटेल कई देखा मैंने कि क्वेश्चन पे बताते रहते हैं, तो मैं डिटेल वीडियो इसकी जितनी भी विधियां हैं उसके बारे में मैं चैप्टर को अच्छे से आपको पढ़ाती हूँ। इसलिए मैं क्वेश्चन को इतना वो नहीं देती हूँ, क्योंकि अब मैंने देखा कई चैनलों पे केवल क्वेश्चन आंसर कराते हैं, मॉक टेस्ट या जो कुछ भी हो। अब क्वेश्चन आंसर वही क्वेश्चन थोड़ी ना आएंगे रिपीट होके, और अगर आ भी गए तो एक आधा क्वेश्चन आएगा, एक दो क्वेश्चन आते हैं, वैसे नहीं आते हैं। वही चैप्टरों से आएंगे पर बदल करके आएंगे। अगला है दल शिक्षण में दल है। जो दल शिक्षण है उसमें दल क्या है? तो दल है अध्यापकों का जो शिक्षण योजना को तैयार कर उसका क्रियान्वयन करते हैं। तो आई होप कि ये तो आपने बीएड में पढ़ा होगा कि कैसे दल बनाते हैं। इसका मतलब होता है जो दल शिक्षण होता है ना, तो एक जैसे एक मतलब टीम बनाई जाती है।
जैसे 4-5 शिक्षक हैं, तो वो एक ही चैप्टर को आपको पहले एक टीचर आएगा, फिर वो अपने हिसाब से पढ़ाएगा, अपनी शिक्षण विधि को अपना करके आपको पढ़ाएगा, फिर वो चला जाएगा, फिर दूसरा आएगा, वो तो अपनी दूसरी शिक्षण विधि को आप पढ़ाएगा, तो वो चला जाएगा। एक ही चैप्टर को अलग-अलग टीचरों के द्वारा पढ़ाए जाना, मतलब एक टीम के द्वारा उसको पढ़ाए जाना, उसको कहते हैं दल शिक्षण। तो दल शिक्षण को वो कंप्लीट कैसे पढ़ाते हैं, तो वो तो मैं आपको जब शिक्षण विधि मैंने आपको बताया तब आपको बताऊंगी। अगला है आयताकार शारीरिक रचना वाले व्यक्ति में पाए जाने वाले व्यक्तित्व का गुण है। तो आयताकार जो शारीरिक रचना वाला व्यक्ति, व्यक्तित्व वाले चैप्टर से आया हुआ है। तो आयताकार शारीरिक रचना वाले जो व्यक्ति में पाया जाता है, कौन सा गुण? परंपरावादी सामाजिक नहीं, शांत प्रिय और एकांत प्रिय नहीं, वो होते हैं जो आयताकार शारीरिक रचना वाले होते हैं, जोशीले एवं क्रोधी होते हैं। तो ये देख लो, इस प्रकार से आपको कंप्लीटली सारे चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, तभी जा कर के आपके समझ में आएगा। शिक्षण व्यूह रचना है। क्या है शिक्षण व्यूह रचना? शिक्षण की विधि है? नहीं। कक्षा में अतिरिक्त क्रिया है? नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। ये उद्देश्यों को प्राप्त करने की योजना है। शिक्षण व्यूह रचना से हम मतलब जो उद्देश्य है, क्यों हम पढ़ना चाहते हैं, क्या हम पढ़ना चाहते हैं, क्यों पढ़ना चाहते हैं, उसको प्राप्त करने की एक योजना है, एक व्यू बनाते हैं हम। एक शिक्षण किस प्रकार से दिया जाए ताकि जो हम करना चाहते हैं उसमें हम सफल हों। अगला है ज्ञात से अज्ञात की ओर। क्या है? शिक्षण विधि है, शिक्षण तकनीक है, तो सीधी सीधी बात है, ये शिक्षण सूत्र है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो ये अनेक कई शिक्षण सूत्र हैं, वो शिक्षण की विधियां जब पढ़ाएंगे तो उस टाइम में शिक्षण सूत्र आपको कंप्लीटली करा दूंगी। तो वंशानुक्रम को समझने के लिए आपको आवश्यक रूप से समझना होगा। तो वंशानुक्रम को समझने के लिए आवश्यक रूप से आपको समानता का नियम, भिन्नता का नियम, प्रतिगमन का नियम और उपयुक्त सभी, यानी सारी चीज़ें हमको समझनी होंगी। ये देख लो, इंग्लिश में भी आप देख लेना क्वेश्चन, कई बच्चे तो इंग्लिश को ही में देखते हैं, तो ये देख लो, मैं हिंदी में आपको बताऊंगी। हिंदी में से एक शैक्षिक मापन की, निम्नलिखित में से एक शैक्षिक के मापन की विधि नहीं है। तो कौन सी विधि शैक्षिक मापन की नहीं है? साक्षात्कार विधि है, मानक संदर्भित विधि है, तो प्रश्नावली विधि नहीं है, अवलोकन विधि है। ये भी शिक्षण वाले चैप्टर से आया है। अनुवांशिक गुणों का वास्तविक संवाहक है। तो अनुवांशिक गुणों का वास्तविक संवाहक है, गुणसूत्र नहीं है, केंद्रक नहीं है। जीन्स जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं, इनको बोलते हैं संवाहक। मतलब दादा दादी से माँ बाप में आए, माँ बाप से बच्चों में आए, तो ये होते हैं जीन्स। एक बालक काले कुत्ते, काले बिल्ली और काले कोट को देखकर डरने लग गया, इस प्रकार के अनुमान में निहित है। तो ये है उद्दीपक का सामान्यीकरण। ये शास्त्रीय अनुबंध के सिद्धांत से आया हुआ है। तो ये मैंने आपको पढ़ा लिया है, पावलोव का शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत, थार्नडाइक का सिद्धांत, ये कई सिद्धांत मैंने आपको पढ़ा लिए हैं और इससे आगे हम अब पढ़ाएंगे गैने का सिद्धांत, तो इसलिए आप देखते रहना। अगला है विद्यार्थियों को कठिन शब्दों का अर्थ समझाने की व्यवहारिक विधि है। तो कैसे बच्चों को कठिन शब्दों का अर्थ समझाएंगे? तो उन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके, वाक्य प्रयोग करके, जैसे एक शब्द है और उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि इसको क्या कहते हैं, तो हम उसको एक वाक्य बनाएंगे, एक सेंटेंस के बीच में जब उस शब्द को लाएंगे तो बच्चे आसानी से समझ जाएंगे कि ये इस वाक्य, इस शब्द का ये अर्थ हो सकता है। अगला है व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के व्यवहार का कौन सा पक्ष है? तो व्यक्तित्व व्यक्ति के गैर संज्ञानात्मक पक्ष है, व्यक्ति के व्यवहार का गैर संज्ञानात्मक पक्ष है। अगला देखो, अध्यापक होने के नाते यदि आप किसी विद्यार्थी की बुरी आदत को सुधारना चाहते हैं तो क्रियात्मक योजना बनाते समय आप अधिगम के किस सिद्धांत को ध्यान में रखेंगे? ये देखो, अधिगम वाले चैप्टर से ज़्यादातर शिक्षण अधिगम वाले चैप्टर से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं 2018 में। तो ये है शास्त्रीय अनुमान का सिद्धांत। योजना बनाते समय आप अधिगम के किस सिद्धांत को ध्यान में रखेंगे? तो ये है शास्त्रीय अनुबंध के सिद्धांत को, बुरी आदतों, वो मैंने शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत एक ये है ना, बुरी आदतों को सुधारने के लिए मुख्य रूप से इसका प्रयोग इसी में किया जाता है। और ये मैंने आपको, जब शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत, आप प्लीज़ उस वीडियो को देखें और उस आपकी समझ में आ जाएगा कि बुरी आदतों को सुधारने के लिए कैसे ये सिद्धांत कारगर साबित हुआ। अगला है कक्ष संप्रेषण
है तो सूक्ष्म शिक्षण क्यों आवश्यक है? तो ये विभिन्न कौशलों के विकास है तो सूक्ष्म शिक्षण आवश्यक है। ये आपने जब बीएड किया होगा तो ये माइक्रो टीचिंग जिसको कहते हैं, इसके ये सूक्ष्म शिक्षण, तो ये आपको उस टाइम समझ में आ गया होगा। और नहीं तो मैं सूक्ष्म शिक्षण तो अभी हम आए नहीं उस चैप्टर पे, तो वो मैं कराऊंगी। संप्रेषण प्रक्रिया में शिक्षक का व्यवहार शाब्दिक से अशाब्दिक तर्क हो सकता है। बिल्कुल सही हो सकता है। संप्रेषण में शिक्षक का व्यवहार शाब्दिक से अशाब्दिक तक हो। अगला क्वेश्चन है, 16वां क्वेश्चन है, देख लो। सामूहिक शिक्षण करते समय विद्यार्थियों की व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान हेतु निम्नलिखित में से आप कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? तो सामूहिक शिक्षण के लिए भाषण विधि, तो सामूहिक शिक्षण तो है नहीं, भाषण में इतना अभिक्रमित अन्वेषण भी नहीं है, तो ये है अनुवर्ग विधि। तो सामूहिक शिक्षण करते हुए व्यक्तिगत, इसमें मुख्य बात पता क्या है, जैसे क्लास में अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं, जैसे कोई पढ़ने में बहुत तेज है, कोई मीडियम है, कोई बिल्कुल लो है, तो प्रत्येक बच्चों को उनके शिक्षण सीखने के हिसाब से अलग अलग वर्ग में बनाना। यानी जो सबसे इंटेलिजेंट बच्चे हैं, तेज बच्चे हैं, उनके लिए जैसे 4 बच्चे वो हैं तो 4 उनका अलग वर्ग बनाना, फिर मीडियम वालों का अलग, लो वालों का, और उनको उनके हिसाब से सिखाना। जो तेज बच्चे होते हैं वो तो कम ही होते हैं, और जो बिल्कुल लो होते हैं वो भी कम होते हैं, लेकिन जो सीखने का सबका तरीका अलग होता है, और उनको उनकी विधि, जिस तरीके से वो सीखते हैं उस तरीके से उनको सिखाना, उसको बोलते हैं अनुवर्ग विधि। अगला है, छात्रों को परियोजना कार्य देते समय एक शिक्षक को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि इसका प्रयोजन शैक्षिक हो, संबंध वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से हो, और सीखना क्रिया द्वारा हो, उपयुक्त सभी। तो ये है शिक्षण विधि से, ये क्वेश्चन शिक्षण विधि से आया हुआ है। तो ये इसमें प्रयोजना कार्य ऐसा होना चाहिए कि प्रयोजन शैक्षिक हो, मतलब जो आपने प्रोजेक्ट, जो परियोजना, जो कार्य दिया हुआ है उसको शैक्षिक, उसका संबंध उससे हो, संबंध वास्तविक जीवन से, उसका परिस्थितियों से हो, और सीखना क्रिया द्वारा हो, मतलब करके सीखना। जब हम करके सीखते हैं तो उसका ज्ञान अस्थायी होता है। तो ये तीनों चीज़ें सही हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रावधान था, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रावधान था, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, बिल्कुल सही है। बालक को शारीरिक और मानसिक दंड देना बिल्कुल निषेध है, ये 2009 के अंतर्गत ही आता है। और बाल अधिकारों का संरक्षण की व्यवस्था, कि बालकों को मानसिक व शारीरिक किसी प्रकार का दंड न देना, बालकों को शिक्षा से दूर नहीं कर सकते, स्कूल से निकाल नहीं सकते हैं, ये सारा आता है बाल अधिकारों के संरक्षण के अंतर्गत। ये उपयुक्त सभी से ही। शिक्षण अभियोग्यता से तात्पर्य है शिक्षण कार्य के प्रति समर्पण, शिक्षण बनने की इच्छा रखना, और शिक्षण व्यवसाय की सभी वांछित योग्यताएं। तो शिक्षण अभियोग्यता मतलब शिक्षण की क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो शिक्षक के व्यवसाय की, जो शिक्षक व्यवसाय है, जो टीचिंग के लिए जितनी भी ज़्यादा, जैसे जो भी आपकी जो योग्यताएं होनी चाहिए वो सभी आप में हो, उसको कहते हैं शिक्षण अभियोग्यता। केवल क्वेश्चनों को समझना है। पहले जो चीज़ समझ में नहीं आती है ना, तो उसको बार बार पढ़ो, तो उसी के बीच अर्थ छुपा होता है। कई बार ऐसे शब्द हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में कि आप देखोगे कि उन्हीं शब्दों में उनका अर्थ छुपा हुआ है, और फिर हम वो पढ़ते हैं नहीं, क्वेश्चन फटाफट जल्दी जल्दी में पढ़ते हैं और उसका आंसर फिर समझ में नहीं आता है। देखो, शिक्षण अभियोग्यता लिखा है ना, तो अभियोग्यता मतलब क्या योग्यताएं होनी चाहिए, बिल्कुल जो फ्रेश योग्यताएं, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो शिक्षण कार्य के प्रति समर्पण, ये तो है ही। उसमें जो मुख्य है शिक्षक बनने की इच्छा, ये भी इसके अंतर्गत आता है। शिक्षा के व्यवसाय की सभी योग्यता, सभी योग्यताओं में तो ये भी आ जाएगा ना, शिक्षण कार्य के प्रति समर्पण, उसकी शिक्षा बनने की इच्छा, छात्रों के से अच्छा मेल जोलिए, तो उस सभी में आ जाएगा। जब सभी है तो और तो होना जरूरी नहीं है, तो सी बिल्कुल सही है। तो निम्नलिखित में से किसी विद्यार्थी के आंतरिक मनोभावों के मापन का सर्वोत्तम प्रविधि कौन सी है?
तो विद्यार्थी के आंतरिक मनोभावों की सर्वोत्तम प्रविधि है प्रत्यारोपण विधि, जिसमें बच्चा खुद बताता है। प्रत्यारोपण विधि के अंतर्गत ये होता है कि बच्चे को प्रत्यारोपण विधि में बच्चा खुद से बताता है। अब बच्चे को इस प्रकार से मोटिवेट करना है, इस प्रकार से उसको मतलब फेस करना है, इस प्रकार से कि वो खुद से बताए अपनी प्रॉब्लम, अपनी समस्याएं, अपने उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो खुद आपको बताए। इसको बोलते हैं प्रत्यारोपण विधि। संज्ञानात्मक व्यवहार कौशल के अंतर्गत विद्यार्थी को सैद्धांतिक कथनों के उपयोग को वास्तविक परिस्थितियों में समझने को सक्षम बनाना कहलाता है। तो ये कहलाता है अनुप्रयोग। तो ब्लूम का जो संज्ञानात्मक जो था, तो इसके अंतर्गत आता है ना अवरोध, विश्लेषण, संश्लेषण, अनुप्रयोग। तो ये है अनुप्रयोग के अंतर्गत वास्तविक परिस्थितियों को समझने को सक्षम कहलाता है। तो शिक्षण विधि के ही अंतर्गत ये आता है। तो शामपट पर लिखते समय अक्षरों का आकार तय करने के लिए आप किस बात का ध्यान रखेंगे कि शामपट पर लिखते समय आप अक्षरों का आकार कितना छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, मतलब तो ये बात निर्भर करती है शामपट तथा विद्यार्थियों के मध्य दूरी। अगर बच्चे बहुत दूर बैठे हैं तो आप बड़े बड़े लिखेंगे ताकि बच्चों को दूर से भी दिखाई दें। अगर बच्चे बहुत पास बैठे हैं तो आप छोटे छोटे लिखेंगे और जगह बन जाएगी। अगर आप मीडियम हैं तो मीडियम लिखेंगे। जो मतलब बच्चे जैसे कक्षा में बैठे होते हैं, इतनी बड़ी हॉल, मतलब मीडियम कक्षा है, कोई तो होते हैं ना बड़ा सा हॉल है, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, पीछे वालों को नहीं दिख रहा है, तो पीछे वालों को भी ध्यान में रखते हुए उस प्रकार से अक्षरों का आकार होना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है श्यामपट और विद्यार्थियों के बीच की दूरी। 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य निर्देशन एवं परामर्श का अंग नहीं है? निर्देशन एवं परामर्श का अंग संवेगों का विकास करना नहीं है। निर्देशन, इसमें क्या निर्देश और क्या परामर्श देना जिस संवेगों के विकास पे, तो ये नहीं है। अगला है, क्रियात्मक अनुसंधान में कौन सा पद सम्मिलित नहीं है? तो क्रियात्मक अनुसंधान वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये देखोगा क्रियात्मक अनुसंधान एक पूरी बुक बीएड में भी है। तो ये अभी मैंने कराया नहीं है, इसको कराऊंगी मैं। तो ये है क्रियात्मक परिकल्पनाओं का निर्माण करना। अधिगम के बारे में जानकारी इंगित करने वाला वक्र, तो ये कहलाता है आपका एस आकार का वक्र। अधिगम के बारे में जो पूरी जानकारी इंगित करता है वो एस आकार का वक्र है। ये मैंने एक चार्ट बना करके भी एक शॉर्ट वीडियो भी डाली थी, एक लॉन्ग वीडियो भी इस पर बनाई हुई थी, तो आप देखना, नहीं तो फिर मैं दोबारा से आपको बताऊंगी अधिगम वक्र क्या होते हैं, कितने होते हैं और कौन सा वक्र किसको क्या बोलते हैं, नतोदर, उन्नतोदर, सरल रेखीय वक्र या एस आकार का वक्र किस को, जैसे वृद्धमान आवर्तन वक्र को नतोदर वक्र कहते हैं, ह्रासमान आवर्तन वक्र को उन्नतोदर वक्र कहते हैं, समान आवर्तक वक्र को सरल रेखीय वक्र कहते हैं, और एस आकार का वक्र जो इसकी पूरी जानकारी की कभी हमारा अधिगम कम ज़्यादा होता रहता है, तो ये एस आकार में इसको इंगित किया गया है। अधिगम मापन करने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो अधिगम मापन करने के लिए आवश्यक परीक्षाओं की वैधता को ज्ञात करना ये होनी चाहिए, परीक्षाओं की विश्वसनीयता होनी चाहिए और विद्यार्थियों द्वारा अर्जित कौशलों का ज्ञान होना चाहिए। तो आवश्यक नहीं है तो शिक्षण की युक्तियों का पता करना ये इतना ज़रूरी, इसमें तो अधिगम मापन में ज़रूरी नहीं है। बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। तो बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग विद्यार्थियों में छात्रों का समूह विभाजन करके किया जा सकता है, निर्देशन के प्रयोजन से किया जा सकता है और चयन करने के प्रयोजन से भी किया जा सकता है। बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग हम क्यों करते हैं? तो विद्यार्थियों को अलग अलग समूह में बांटने के लिए, ये मैंने अभी बताया ना कि कैसे समूह बनाने हैं, जैसे तेज दिमाग वाले एक समूह में, जो मिडिल हैं एक और जो लो है एक, इस प्रकार से समूह बनाना। निर्देशन देने के लिए, बच्चों को निर्देशन परामर्श देने के लिए भी कर सकते हैं और चयन करने की, किसी चीज़ में चयन करने के लिए भी समूह बनाया जाता है। 28वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उद्दीपन परिवर्तन कौशल का तत्व नहीं है? तो विन्यास प्रेरण नहीं है, संचलन है, हाव भाव है, वाक् स्वरूप परिवर्तन है। एक शिक्षक अपनी अधिगम प्रक्रिया की योजना बनाते समय ध्यान रखता है। तो किन चीज़ों का ध्यान रखता है? निर्मित उद्देश्य का, क्या उद्देश्य है शिक्षक का, और मानक
एवं भौतिक संसाधन का ध्यान रखता है। दोनों ए बी बिल्कुल सही हैं। और लास्ट क्वेश्चन देख लो, 30वां क्वेश्चन है, आप अपने विद्यार्थियों में मुख्य तौर पर स्व अनुशासन किस प्रकार विकसित करेंगे। तो स्व मतलब खुद से वो अनुशासित रहें। अब अगर हम उनको बोलेंगे कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, अब इतने बजे स्कूल पहुँचो, 9 बजे, तो वो तो 9 बजे जब टाइम दिया हुआ है आ जाएंगे। लेकिन स्व खुद से अनुशासित हों तो उनको उत्तरदायित्व देंगे, उनको उनकी जवाबदेही देनी होगी। तो कुछ उत्तरदायित्व, कुछ कार्य देंगे, कुछ उत्तरदायित्व उनको सौंपेंगे, तो वो उसके प्रति जवाबदेह होंगे, तो वो खुद भी अनुशासित हो जाएंगे। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो। तो दोस्तों जो मेरी वीडियो देखते हैं जो बच्चे, प्लीज़ मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को वीडियो इसमें शामिल करें, इनको भेजें और शेयर करें वीडियो को, और उन्हें भी जुड़ने के लिए कहें। तो मैं देख रही हूँ बहुत कम बच्चे हो रहे हैं, तो फिर मेरा भी इतना मूड नहीं होता है। तो मैं अच्छे से आपको वीडियो बनाऊंगी और बहुत अच्छे से आपको कराऊंगी। ये पेपर कराने का ये मेरा, इसलिए मैंने पेपर कराया है कि ताकि आपको समझ में आए कि पेपर किस प्रकार से आता है, किस चैप्टर से। जितने आपको चैप्टर दिए गए हैं वैसे सबसे एक एक क्वेश्चन 2021 के पेपर में देखा होगा आपने कि सारे लेसनों से कम एक क्वेश्चन तो आया ही हुआ था। तो किसी चीज़ को, और सिलेबस के बाहर से कुछ नहीं आता है। जैसे कई बार हमको कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है ना कि ये तो सुना ही नहीं था, लेकिन जब घर में आकर के आप उसको टटोलो ना तो वहीं सिलेबस से ही आया रहता है। अभी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है जिसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं, और फिर हमें ऐसा लगता है कि ये तो हमने आज तक सुना ही नहीं था। लेकिन सुनना कहाँ से था। हम सोचते हैं ये बहुत ऐसे आसान क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसलिए हम छोड़ देते हैं। कई बार हम सोचते हैं ऐसे क्वेश्चन तो आ ही नहीं सकते हैं, और उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। इसलिए हर क्वेश्चन, हर चैप्टर अपने आप में इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको पढ़ाती हूँ, आपको बताती हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करें, और जो कुछ कमियाँ रहती हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं और अच्छे से उन कमियों को दूर करके और अच्छे से आपको कराने की कोशिश करूँगी। और थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे।